फिर एक लेंस है, ये न्यूक्लियस है, फाइबर्स की सेपरेशन हो रही है। लेकिन अब इसमें जो है वो वेज शेप्ड ओपेसिटीज़ बन जाती हैं। अब पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, ओपेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब ये वेज शेप्ड यहाँ पर ओपेसिटीज़ बन चुकी हैं। आप सिर्फ ओपेसिटीज़ याद रखें कि ओपेसिटीज़ बन चुकी हैं यहाँ पर। अब अगेन जब लाइट रेज़ यहाँ से पास होंगी, ये रेटाइना है, लाइट रेज़ यहाँ से पास होंगी तो एक तो ग्लेयर का सिम्टम प्रोड्यूस हो रहा था, दूसरा एक सिम्टम प्रोड्यूस होगा कि यहाँ पर बहुत सारे विजन बन जाएंगे। आपको समझ आ रही है बात? जब लाइट रेज़ यहाँ से पास हो रही हैं, ओपेसिटीज़ बहुत सारी हैं, इससे टकरा के पास होगी, इनसे टकरा के पास होगी, तो यहाँ पर मल्टीपल विजन बनेंगे जिसे हम कहते हैं पोलियोपिया। पोलियोपिया मल्टीपल विजन बन जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सही से कन्वर्ज नहीं हो पा रही लाइट। पोलियोपिया के साथ अगर डबल विजन बनेगा, एक विजन नहीं है, दो विजन है, तो उसे हम बोलेंगे डबल विजन या फिर डिप्लोपिया। डिप्लोपिया भी हो सकता है, पोलियोपिया भी हो सकता है। और इसके साथ एक और सिम्टम प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं कलर्ड हालोस या कलर्ड हैलोस, जो भी आप कहें। कलर्ड हैलोस का मतलब वही है कि मल्टीपल कलर्स उसको नज़र आ रहे होंगे विजुअल फील्ड में, क्योंकि जो है वो सही से स्कैटरिंग यहाँ पे नहीं हो पा, जो है वो यहाँ पर सही से कन्वर्ज नहीं हो पा रही लाइट, स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। तो जिस तरह ग्लेयर प्रोड्यूस हो रहा था, इसी तरह मल्टीपल कलर्स, पॉलीक्रोमेटिक यहाँ पर कंडीशन होती है, उसे हम कहते हैं कलर्ड हैलोस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये था इंसिपिएंट कैटरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको सिम्टम भी पता लग रहे हैं पैथोजेनेसिस के साथ साथ, और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा है। थर्ड स्टेज की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेज कौन सी है? थर्ड स्टेज है हमारी इमेच्योर कैटरेक्ट। इमेच्योर कैटरेक्ट। अब इमेच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होगा? अगेन मैं यहाँ पर लेंस ड्रॉ करूँगा। ये हमारा है छोटा सा लेंस, इसका न्यूक्लियस। अब जो है यहाँ पर इमेच्योर कैटरेक्ट में ओपेसिटीज़ बड़ी हो चुकी हैं। ओपेसिटीज़ जो है यहाँ पर लार्ज हो चुकी हैं, लार्ज ओपेसिटीज़। ओपेसिटीज़ जो है वो यहाँ पर, जो इंसिपिएंट में छोटी छोटी थी, वेज शेप थी, अब वो यहाँ पर लार्ज हो चुकी हैं। तो लार्ज ओपेसिटीज़ होने की वजह से क्या होगा? देखिए हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है, कॉर्टेक्स का या न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के जो फाइबर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और कॉर्टेक्स के फाइबर कंपैरेटिवली न्यूक्लियस से सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लार्ज ओपेसिटीज़ बन जाएंगी तो इसके फाइबर्स भी आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा न्यूक्लियस की तरह, हत्ता कि बराबर हो जाएगा न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर फाइबर्स के। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो जाएगा, जो है वो इक्वल हो जाएगा ड्यू टू लार्ज ओपेसिटीज़ एंड हार्डनिंग ऑफ द फाइबर्स इन दी कॉर्टेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, उसके साथ साथ इसका जो लेंस का पावर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ लेंस पावर, जो कि नॉर्मल 15 to 20 डायोप्टर होता है, अब वो 15 से भी नीचे चले जाएगा, पावर उसका डिक्रीज़ हो जाएगा। जो तीसरी चीज़ यहाँ पर होती है वो होती है हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट। हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट उसे हम कहते हैं, जो कि एक सिम्टम है इम्पॉर्टेंट कैटरेक्ट का, हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट। अब हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट के अंदर क्या होता है? देखिए हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को दूर का देखना है, डिस्टेंस विज़न अगर उसको देखना है, कोई दूर की चीज़ देखनी है, तो उसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी को अगर दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो वो माइनस के लेंस लगाता है, कॉनकेव लेंसेज लगाता है। लेकिन यहाँ पर दूर की नज़र देखने के लिए उसको प्लस ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, कन्वेक्स लेंसेज यूज़ करने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दूर के लिए प्लस है तो करीब के लिए शायद माइनस यूज़ करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट का मतलब यही है कि मज़ीद उसको हाइपरोपिया उसका इंक्रीज़ हो जाएगा और करीब की नज़र देखने के लिए उसको प्लस यूज़ करने पड़ेंगे, यानी जितनी वो दूर की नज़र देखने के लिए इस्तेमाल कर रहा था उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव पावर्स में कन्वेक्स लेंसेज उसको यूज़ करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट, जो कि हमें इमेच्योर कैटरेक्ट में देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट क्या होता है। अब हम इसके फोर्थ स्टेज की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेज, इसका चौथा स्टेज कौन सा है? चौथा स्टेज है इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट।
इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट। अब इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट में क्या होगा, देखें अब हाइड्रेशन मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है, हाइड्रेशन मज़ीद इंक्रीज़ होती जा रही है, इंक्रीज़ इन दी हाइड्रेशन, पानी या वाटर इसमें मज़ीद आता जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लेंस जो है वो स्वेलिंग करना शुरू कर देगा, लेंस में स्वेलिंग हो जाएगी। पहले भी हो रही थी लेकिन अब ये चौथा स्टेज आ चुका है, ज़्यादा पानी आ चुका है, तो मज़ीद लेंस जो है वो उसकी स्वेलिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। और लेंस की स्वेलिंग इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर बताता हूँ कि कैसे होगा। स्वेलिंग इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसकी वजह से एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो जाएगा, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लेंस की स्वेलिंग इंक्रीज़ होने की वजह से एंगल क्लोजर ग्लोकोमा क्यों होगा, तो ये तो बात साबित है कि एंगल क्लोज़ हो जाएगा। अब कौन सा एंगल क्लोज़ होगा, देखिए उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लेंस जो स्ट्रक्चर है, लेंस तो लेंस अटैच हुआ होता है सस्पेंसरी लिगामेंट से, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के यहाँ पर ये कंटिन्यू होता है आइरिस में, ये आइरिस हो गया और ये जो है वो कॉर्निया हो गई। तो ये आइरिस और कॉर्निया के दरमियान एंगल बन रहा होता है जिसे हम कहते हैं आयरेडो कॉर्नियल एंगल। आइरिस और कॉर्निया के दरमियान जो एंगल बनता है आयरेडो कॉर्नियल एंगल हम उसे कहते हैं। तो अभी तो लेंस स्वेलो नहीं है, इसीलिए लेंस क्लोज नहीं है तो ग्लोकोमा यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन जब लेंस आहिस्ता आहिस्ता स्वेलो होगा, मज़ीद स्वेलो होगा, तो ये आइरिस को पुश करेगा कॉर्निया की तरफ और ये आयरेडो कॉर्नियल एंगल क्लोज़ हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है, अभी ये नॉर्मल है लेकिन ये लेंस आगे हो जाएगा, मज़ीद आगे होगा और ये आखिरकार कॉर्निया से मिल के क्लोज़ कर देगा, जिसकी वजह से फ्लूइड जो एक्यूस ह्यूमर है वो एक्यूमुलेट होगा और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो जाएगा। तो आई होप आपको एक छोटी सी फिगर का कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया है लेंस स्वेलिंग की वजह से जो क्लोजर ग्लोकोमा होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 स्टेजेस हो चुके हैं। लास्ट स्टेज जो है हमारा, जो कि 5वां स्टेज है, वो है मैच्योर कैटरेक्ट। मैच्योर कैटरेक्ट में आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि मैच्योर कैटरेक्ट में वाइट और ओपेक कॉर्टेक्स हो जाएगा। वाइट क्योंकि अब बिल्कुल मैच्योर हो चुका है जो है वो पूरा, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स था पूरा ओपेसिटीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं और इसीलिए कॉर्टेक्स की जो शेप होगी वो वाइट हो जाएगी और ओपेक कॉर्टेक्स हो जाएगा हमारा। तो ये इसकी जो है वो फाइनल स्टेज थी यहाँ पर मैच्योर कैटरेक्ट। तो ये था सेनाइल कैटरेक्ट का कॉर्टिकल या क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट जो अभी हमने सारा डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्ट सबकैप्सुलर कैटरेक्ट, न्यूक्लियर कैटरेक्ट एंड द फेट ऑफ मैच्योर कैटरेक्ट, और उसके सिम्टम्स भी हम साथ में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।